पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ चैनल्स पर ब्लैक फंगस नामक बीमारी के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और सभी के मन में एक डर का माहौल बना हुआ है कि आखिर ये नई बीमारी क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि यह कोई नई बीमारी नहीं है। इसके बारे में हमारी मेडिकल कम्युनिटी को, हमारे डॉक्टर्स को काफ़ी पहले से पता है। हालांकि 50 से 80% केसेस में इसका इन्फेक्शन फैटल हो सकता है अगर ये देर से डिटेक्ट हो, लेकिन अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो इसका इलाज भी मुमकिन है। तो आइए आपको इस ब्लैक फंगस नामक बीमारी के बारे में बताते हैं और शुरुआत करते हैं फंगस के बारे में जानने से। फंगस हमारी धरती पर 400 मिलियन साल पहले से मौजूद है। यह वह समय है जब इंसानी जीवन इस पृथ्वी पर नहीं था। जब जीवन पानी से निकल के जमीन पर आया, उस दौरान फंगस ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर फंगस ना होती तो कभी भी पानी का जीवन धरती तक ना आ पाता। फंगस आमतौर पे सड़ी गली चीज़ों पे, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल पे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ऐसी जगहों पे उगती है और मोस्टली ये प्लांट्स को इफेक्ट करती है। ज़्यादातर फंगस से होने वाली बीमारियाँ प्लांट्स में होती हैं, एनिमल्स में कम होती हैं। तो जानते ही फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। फंगल इन्फेक्शन होती है एक टाइप की बीमारी, जैसे आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुना होगा, वायरल इन्फेक्शन सुना होगा, इसी प्रकार फंगल इन्फेक्शन भी होता है। ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शंस प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, जैसे कि दाद खाज खुजली वगैरह जो होता है, ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन एनिमल्स में ये फेटल नहीं हो पाता है, मतलब कि इसके कारण मृत्यु की गुंजाइश काफ़ी कम होती है, क्योंकि एनिमल्स का इम्यून सिस्टम प्लांट्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर होता है। हमारी स्किन पर कुछ टाइप की फंगस हमेशा रहती हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के ऊपर गुड बैक्टीरियाज भी रहते हैं, उसी तरह हमारे शरीर के ऊपर कुछ गुड फंगस भी रहती हैं। कैंडिडा नाम की फंगस इनमें से ही एक है। यह हमारी स्किन पर रहती है लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, सिवाय कुछ केसेस में जब हमारा आंतरिक बैलेंस बिगड़ जाए या हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो ये हमारे को ओरल थ्रैश या फिर डायपर रैश या वेजिनल इन्फेक्शंस वगैरह कर सकती है। अब आते हैं ब्लैक फंगस के ऊपर, जो आज का असली टॉपिक है। यदि आपने कभी ब्रेड के किसी टुकड़े के ऊपर या फिर पुराने फल फ्रूट्स के ऊपर आपने फंगस लगी हुई देखी हो ब्लैक कलर की, तो यही ब्लैक फंगस होती है। इसका असली नाम होता है म्यूकोरेलिन फंगी। ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है ह्यूमंस में, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन कर दे ह्यूमंस में तो इसे कहा जाता है म्यूकोरमाइकोसिस। अब इस म्यूकोरेलिन फंगी के बारे में थोड़ा आपको और बताते हैं। यह फंगी सबसे पहले लगने वाली फंगीज में से होती है, मतलब यह फंगस वो फंगस है जो किसी भी डेड प्लांट के ऊपर सबसे पहले अपनी कॉलोनी बनाती है। जब यह लगती है तो इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसके जो स्पोर्स निकलते हैं, स्पोर्स मतलब इस तरह के जो बीज होते हैं जो हवा में फैल जाते हैं, ये मिलियंस की तादाद में इसमें से निकलते हैं। ये जो इसके स्पोर्स होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं, मतलब राउंड शेप के होते हैं और डार्क कलर के होते हैं। ये एक तरीके से इसके बीजों का काम करते हैं। जैसे ही इन्हें उगने के लिए सही जगह और सही टेम्परेचर और सही ह्यूमिडिटी मिलती है तो ये किसी न किसी सड़ी हुई चीज़ के ऊपर या डेड प्लांट के ऊपर जाकर अपना घर बसा लेती हैं और वहाँ पे एक फिर से साइकिल शुरू हो जाती है इसके उगने की। अब आपको ये जानना जरूरी है कि फंगल स्पोर्स हमारे आसपास की हवा में होते हैं या नहीं होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल होते हैं। क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है तो ये आराम से हवा में फ्लोट करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमारे आसपास की हवा में इनका घनत्व 100 से लेके 5000 स्पोर्स पर क्यूबिक मीटर होता है। मतलब आपके आसपास की 1 क्यूबिक मीटर हवा में ये 100 से लेके 5000 स्पोर्स तक फंगस के हो सकते हैं। इसमें सब टाइप की फंगस शामिल है, जरूरी नहीं कि वो ब्लैक फंगस ही हो। हालांकि ब्लैक फंगस भी काफ़ी कॉमन फंगस है, ये कोई नई फंगस नहीं है। अब इनका काउंट आपके घर में या आपके घर के बाहर कितना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जगह के आसपास ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है और कौन सा सीज़न चल रहा है और आपके घर के आसपास ज़्यादा पेड़ पौधे हैं या नहीं है। क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, गार्डन्स होंगे, वहाँ पे फंगस के स्पोर्स और ज़्यादा होंगे। ट्रॉपिकल एरियाज जैसे कि इंडिया में इन्हीं स्पोर्स का काउंट गर्मियों के मौसम में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आप घर के अंदर की हवा में हमेशा मौजूद होती हैं। अगर आप अपने घर में
एक ब्रेड का टुकड़ा थोड़ा नमी के साथ किचन में कहीं छोड़ दें तो आप एक दिन के अंदर अंदर देखेंगे कि उस पर ब्लैक कलर की फंगस उग गई है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि फंगस हर जगह होती है, यह कोई नई चीज नहीं है। अब आपको जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, इसके बारे में और बताते हैं। यह इन्फेक्शन हमें सिर्फ तब होता है अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की तरह है तो ये इन्फेक्शन हमें नहीं हो सकता। ये कोई कंटेजियस इन्फेक्शन नहीं है, मतलब कि ये हवा से हवा में किसी को एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। और अगर इसको टाइम पे डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये फेटल भी नहीं है। फेटल ये सिर्फ तब होता है, मतलब इसके कारण मृत्यु सिर्फ तब होती है अगर इसको डिटेक्ट करने में काफी देरी हो जाए। पिछले कुछ दशकों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं, लेकिन ये सिर्फ तब से सामने आए हैं जब से ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरीज शुरू हुई हैं। जैसे आपने लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा, क्योंकि इस टाइप के पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट्स नाम की दवाइयाँ दी जाती हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, थोड़ा कमज़ोर कर देती हैं, जिससे कि आपका शरीर नए ऑर्गन को एक्सेप्ट कर सके। तो जो लोग इस टाइप की दवाइयाँ खा रहे होते हैं उनमें इस टाइप के इन्फेक्शंस म्यूकोरमाइकोसिस वाले देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अब कौन कौन लोग म्यूकोरमाइकोसिस के लिए सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं, किन लोगों को यह बीमारी आराम से लग सकती है? जैसा कि हमने आपको बताया, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो उनको ये बीमारी आराम से लग सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को कोविड-19 हाल ही में हुआ है उनको तरह तरह के स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, अलग अलग टाइप की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कुछ टाइम के लिए कमज़ोर हो जाता है। इस कंडीशन में भी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इसके अलावा HIV एड्स से अगर कोई इंसान संक्रमित है तो उसमें भी उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। कैंसर के पेशेंट्स, डायबिटीज़ या बोन मैरो डिजीज़ वाले पेशेंट, इन सब में म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस बने रहते हैं। यदि किसी को म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी बॉडी के साथ क्या होता है? अब तक करी गई लैब स्टडीज़ के दौरान जो रैट्स और रैबिट्स के ऊपर करी जाती हैं, यह पता चला है कि अगर किसी हेल्दी एनिमल के शरीर के अंदर फंगस पहुंच जाती है तो उसको कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि दवाइयों के द्वारा उसी एनिमल की इम्यून सिस्टम को कुछ कमज़ोर कर दिया जाता है तो उसके अंदर इसका इन्फेक्शन हो जाता है और यह अंदर घुसने के बाद अपनी कॉलोनीज जैसे जैसे शरीर के अंदर बनाता है और ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय करता है। यह आपके साइनस मतलब नाक के रास्ते से आपके शरीर में पहुंच सकता है और यह आपके लंग्स, ब्रेन और आइज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण मृत्यु तक हो सकती है। अब म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स कोविड-19 बीमारी से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे आमतौर पर आजकल डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके सिम्टम्स हैं फीवर आना मतलब बुखार चढ़ना, हेडेक यानी सिर दर्द होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब तेज तेज सांस चलना, आँखों में लालपन आना या नाक लाल हो जाना या सूज जाना, फेशियल पेन मतलब कि आपके चेहरे के मसल्स में दर्द होना और खांसी के साथ में कुछ डार्क फ्लूइड या फिर ब्लड बाहर निकलना। अब इसको हम डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस है? इसके लिए या तो टिश्यू बायोप्सी की जाती है या फिर एक्सरे स्कैन किया जाता है आपके लंग्स का। अब ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? क्या फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ना हो? तो सबसे पहली बात तो यह है कि अननेसेसरीली मतलब बिना बात के दवाइयाँ ना लें, खासतौर पे एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स, क्योंकि ये दवाइयाँ आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती हैं। दूसरा, अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऑक्सीजन थेरेपी के साथ में जो ह्यूमिडिफायर्स का यूज़ किया जाता है वो ह्यूमिडिफायर स्टेराइल किया हुआ हो। तीसरी चीज़, अस्पतालों के आईसीयूज़ में रेगुलरली एयर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि वहाँ की एयर की कंडीशंस की जांच कराई जानी चाहिए कि उसमें ज़्यादा स्पोर्स तो नहीं है, और वहाँ पे साफ सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर आप कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं
या फिर हाल ही में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर आप इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको कुछ टाइम तक घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलने पर आपका रिस्क बढ़ जाता है। बाहर सिर्फ तभी निकलें जब आपको अंदर से ये महसूस होना शुरू हो जाए कि अब आप फुल्ली रिकवर कर चुके हैं और आपका इम्यून सिस्टम फुल्ली फंक्शनल है। आपको गार्डनिंग या फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज से बचना चाहिए अगर आप एक रिकवरिंग पेशेंट हैं, क्योंकि गार्डन्स या फिर खेत खलिहानों में फंगस ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और सबसे अंतिम तरीका है एजुकेट योरसेल्फ। आपको इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और दूसरों को भी देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी आज के इस कोविड-19 के दौर में इस बीमारी से बच सकें। अब एक प्रिकॉशन ऐसा है जो हम में से हर एक को लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको कोविड-19 हुआ हो हाल ही में, लेकिन ये प्रिकॉशन जो मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए है। आजकल देखने में आ रहा है कि कई लोग सिर्फ शक के कारण कि उन्हें कोविड-19 है, कोविड-19 का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, बिना किसी डॉक्टर से सलाह लिए दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं। ऐसा हरगिज़ मत करें, क्योंकि अगर आपको कोविड-19 नहीं है और आप इस कोविड-19 की दवाइयाँ ले रहे हैं जिनमें भारी मात्रा में स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स शामिल होते हैं, तो यह आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे और आप आराम से ब्लैक फंगस का शिकार बन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि बेटर हेल्थ फैक्ट्स द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ आई होगी और आप अपने आप को इस ब्लैक फंगस से सुरक्षित रखेंगे। इस बात को और लोगों तक भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चले। यह बीमारी कोई डरने की चीज़ नहीं है, यह सिर्फ समझने की चीज़ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह बीमारी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन सबको होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपना ध्यान रखें और अपने अपनों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।